हेलो दोस्तों, आज हम लोग है ना ब्लूप्रिंट मशीन सॉल्व करेंगे। ब्लूप्रिंट मशीन जो है एक रूम है, ट्राई हैकमी ने हमें प्रोवाइड किया है। बहुत इजी रूम है, बहुत सिंपल सा रूम है, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये मशीन में कैसे हम लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, तो ताकि हम लोग प्रिविलेज एक्सकलेट कर सके एडमिन लेवल तक के। इस मशीन में ना हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो है लैब यूज़र का NTLM हैश डिक्रिप्ट करके हमें सबमिट करना है, और एक रूट फाइल होगी जिसमें हमारा फ्लैग छुपा होगा, उसे यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग चलो शुरू करते हैं हमारे मशीन को। तो लैब को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लैब स्टार्ट होने में 2-3 मिनट लगता है, कोई बात नहीं, वो लैब स्टार्ट हो जाएगा तो हमें IP एड्रेस एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे हर लैब का ना बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी टाइम 1 घंटे का होता है ऑलमोस्ट। हम लोग ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा 1 आवर, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। और टारगेट IP एड्रेस हमें दिख जाएगा अभी कुछ सेकंड्स में। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ गाइज, आप लोग आपकी सिस्टम में ट्राई हैक में जो ओपन VPN की फ़ाइल प्रोवाइड करता है उसको डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ब्राउज़र बेस्ड VPN को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनल सिस्टम को, जो कि हमारा सिस्टम होगा जिससे हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैंने भी हमारे फाइल को डाउनलोड में फ़ोल्डर में डाउनलोड कर रखा है। इसके अंदर आपको ये फ़ाइल जो मिलेगी आपके नाम के साथ में होगा, यूज़र नेम के साथ में, उसको आप सूडो प्रिविलेज देकर ओपन VPN की फ़ाइल को रन कर दीजिए। इससे आपका जो VPN है जो शुरू हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। देन आपको अगर टेस्ट करना है कि आपका VPN शुरू हो चुका है तो ifconfig लिखिए, वहाँ पे आपको IP एड्रेस दिख जाएगा। ये आपका IP एड्रेस है, जो कि आपका इंटरनल सिस्टम का IP एड्रेस है। और जो आपने अभी VPN शुरू किया है ना, ये उसका IP एड्रेस है। तो जब भी आप हैकिंग करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, एनिमरेट करोगे, कुछ भी करो, तो आपको इस IP एड्रेस को यूज़ करके चलना है, जो कि आपका ट्राई हैक मी लैब के साथ में कनेक्टेड होगा। ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारा IP एड्रेस अभी एक्सपोज हुआ है या नहीं। तो यस, टारगेट IP एड्रेस जो कि ये है, ये हमारा एक्सपोज हो चुका है। हम लोग इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने से पहले, अभी कॉपी करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो मशीन हमारी एक्सेसिबल है या नहीं हमारे इंटरनल मशीन के साथ में। तो लेट्स से कि मैं ना होस्ट को चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि पिंग करते हैं हम लोग, पिंग C, यानी 5 पैकेट भेजो हमारे टारगेट IP एड्रेस पर। तो ये मैंने टारगेट IP एड्रेस को पेस्ट कर दिया है। अभी ये क्या करेगा, ये 5 ऐसे ICMP सीक्वेंस पैकेट्स को भेजेगा। भेजने के बाद में टारगेट वो 5 पैकेट्स को रिसीव करेगा, और 1 भी % लॉस नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि जो अपना जो होस्ट है वो लाइव है, टारगेट IP एड्रेस जो है वो अपने सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है। अभी इस मशीन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, तो ये मशीन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं गया है। इसके डिस्क्रिप्शन में हमें बस इतना ही बोला गया है कि विंडोज़ सिस्टम को, विंडोज़ मशीन को एक्सकेलेट करो और प्रिविलेज एडमिन लेवल तक के एक्सेस करो। तो अब हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिर्फ टारगेट IP एड्रेस के अलावा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमें हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन हम इस मशीन के बारे में गैदर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप OSINT कर सकते हो, बट अब ये ट्राई हैकमी का लैब है तो आपको इतने एस्केले इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, मेरे साथ में आओ, मुझे फॉलो करो। ट्राई Nmap को यूज़ करेंगे हम लोग। Nmap को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन, इस टारगेट IP एड्रेस के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। इसकी सर्विसेज को जानेंगे कि कौन सी सर्विस ओपन पोर्ट्स पे रन हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो मेरे पीछे फॉलो करो। सबसे पहले आप क्या करो कि आपका एक फ़ोल्डर बना दो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक THM फ़ोल्डर बना रखा है। तो आप भी एक फ़ोल्डर ऐसा बना दो THM, और उसके अंदर आप क्या करो, एक फ़ाइल बनाओ, डायरेक्टरी बनाओ, जैसे कि MKDIR, और डायरेक्टरी का नाम आप दे दो ब्लूप्रिंट। ठीक है, आपने ये ब्लूप्रिंट नाम दे दिया। अब इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर ट्रैवल करो, डायरेक्टरी के अंदर जाओ, LS करो, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अब जो भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे, जो भी हम फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, वो इसी फ़ोल्डर के अंदर हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। तो लेट्स से कि, और हाँ, जब भी आप नया टर्मिनल ओपन करो तो इस फ़ोल्डर को, डायरेक्टरी को ट्रैवल करना भूलना मत। ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं ना, nmap से ना स्कैन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि nmap स्टिल स्कैन करें, सर्विस वर्जन को डिटेक्ट करें, साथ में सर्विस जो nmap की जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती है उसको यूज़ करें। फिर मैं चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी गेस करें। फिर मैं चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करें। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं हुआ तो उसको गेस करें। तो ओएस कैन गेस, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि टाइम जो लेना चाहिए ना वो T4 लेवल तक के लेना चाहिए nmap। T5 तक के आप दे सकते हो, वो जो कि बहुत ज़्यादा इंसेन लेवल का स्कैन होता है, बट हम लोग एग्रेसिव लेवल के स्कैन तक के ले काफ़ी है। देन अभी मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे ना, अभी इतना काफ़ी है हमारे लिए। सर्विस के वर्जन डिटेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट nmap की स्क्रिप्ट यूज़ करना है, स्टिल्थ मोड पे चलना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करना है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम चाहें तो हम लोग पोर्ट्स को भी लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं कि 1 टू 100 तक के पोर्ट्स को स्कैन करे, या 1000 या 10,000, या सारे पोर्ट्स को स्कैन करे। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना पोर्ट स्कैन नहीं करना चाहता हूँ, सारे पोर्ट्स नहीं करना चाहता हूँ। तो हम लोग अभी फ़िलहाल पोर्ट्स को, जो कॉमन पोर्ट्स जो nmap बाय डिफ़ॉल्ट स्कैन करता है उसे ही करेंगे। अब क्या करते हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस था ना टारगेट का, उसको पेस्ट करते हैं। साथ में मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो स्कैन रिजल्ट्स आएंगे ना, उसको हम लोग XML फाइल में स्टोर करें। तो उसके लिए एक फ्लैग होता है OX, जो क्या करता है ना, आउटपुट जो भी आता है ना वो XML फाइल में स्टोर कर देता है। तो लेट्स से मैं ब्लूप्रिंट स्कैन डॉट XML फाइल का नाम दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, हम लोग एंटर करेंगे जो कि ये सर्विस जो है वो nmap जो है स्कैनिंग शुरू कर दिया है। ओके गाइस, तो हमारा nmap का स्कैन कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट 100 सेकेंड्स उसने लिया कंप्लीट होने में। एनीवेज हम लोग ये स्कैन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये स्कैन जो मुझे मिला है उसमें कौन से ओपन पोर्ट्स है, कौन सी सर्विस रन हो रही है, उसको एक एक करके हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा कि एक पोर्ट 80 ओपन है। यानी पोर्ट 80 का मतलब ये होता है कि हमारा ना HTTP सर्विस रन हो रही है, ठीक है, पोर्ट 80 पे। तो वो माइक्रोसॉफ्ट की HTTPD ये वाली एक सर्विस रन हो रही है। उसके बारे में थोड़ा हम लोग को हेडर मिल गया कि IIS उसके ऊपर रन हो रहा है। फिर उसके बारे में थोड़ा टाइटल मिल गया कि 404 फाइल डायरेक्टरी नॉट फाउंड बोल रहा है। फिर उसके बाद में हमें दिख रहा है कि यहाँ 135 RPC रन हो रहा है, 139 यानी कि सांबा रन हो रहा है, SMB सर्विस जो होती है वो रन हो रही है। 443 पे भी एक अपाची सर्विस रन हो रही है जो SSL सर्टिफिकेट को फॉलो करती है, ठीक है। 443 और 80 पोर्ट जो है HTTP सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। देन हम लोग थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें देखा कि 445 और जो 139 जो है वो SMB सर्विसेज को रन करती है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि विंडोज़ का 7 जो है वो फ़िलहाल के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस टारगेट पे रन हो रहा है। तो विंडोज़ 7 का हमें पूरा नाम मिल गया, ठीक है, बेसिक 7601, ठीक है। देन फिर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो माई एसक्यूएल है जो पोर्ट नंबर 3306 पे रन हो रहा है, उसका वर्जन हमें पता चल गया कि मारिया डीबी का 10.3.23, और अर्लियर उससे अर्लियर कोई तो सर्विस रन हो रही है। तो ये भी एक थोड़ा सा सिक्योरिटी फ्लॉ हो सकता है, क्योंकि माई एसक्यूएल की सर्विसेज ज़्यादातर मोस्टली कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल नेटवर्क में रखती है। तो ये भी एक्सपोज है। एंड देन फिर मुझे एक पोर्ट दिख रहा है कि पोर्ट 8080 पे ना एक और एक HTTP सर्विस रन हो रही है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है कि पोर्ट नंबर 80 पे 443 पे भी रन हो रही है, जो कि SSL सर्टिफिकेट सपोर्ट करता है, यानी HTTPS, ओके। और पोर्ट 8080 पे भी कुछ तो सर्विस रन हो रही है जो कि है HTTP सर्विस। अब वो अपाची रन हो रहा है उस पर भी, तो अपाची सर्वर रन हो रहा है उस पर भी। वहाँ पे मुझे ना कुछ ट्रेसेस मिले जो कि पोटेंशियली रिस्क मेथड्स जो हो सकता है वो ट्रेस मेथड हो सकता है, ठीक है। देन थोड़ा सा हमने और इन्फॉर्मेशन गैदर किया जो कि nmap ने हमें खुद बता दिया कि यहाँ पे जो पोर्ट 8080 पे है ना, कुछ तो डायरेक्टरीज है जो कि एक्सपोज है पोर्ट 8080 पे। तो हम लोग अभी एक एक करके ब्राउज़र पे भी जा करके एनिमरेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली है, जो इंटेल मिली है, वो एक्सेसिबल है या नहीं है, ठीक है, पोर्ट 8080 पे जाके। देन फिर कुछ अनकॉमन सर्विसेज रन हो रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो इंटरनल सर्विसेज है वो रन हो रही है इसके ऊपर। फिर हमें एग्रेसिव OS गेस में हमें पता चलता है कि कुछ तो ऐसे
विंडोज़ के चांसेस है होने के 96% सर्वर 2000 R2 के, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 और 8। बट इट डजेंट मैटर कि कौन सा विंडोज़ अभी इसके ऊपर रन हो रहा है। हमें यहाँ पे SMB एन्यूमरेशन में ही पता चल गया था कि विंडोज़ 7 यहाँ पे रन हो रहा है। तो अभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डिक्लेयर दैट विंडोज़ 7 यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। एंड देन फिर जो हमने nmap के जो SC स्कैन यानी स्क्रिप्ट जो रन किए थे, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट SMB OS डिस्कवरी में उसने बता दिया हमें कि विंडोज़ 7 रन हो रहा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो मिल गया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर का नाम मिल गया मुझे, ब्लूप्रिंट है। वर्क ग्रुप मिल गया, नेट बायोस का कंप्यूटर नाम मिल गया, ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। फिर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, जिसमें यहाँ डेट, स्टार्ट डेट, सिक्योरिटी मोड, यूज़र मोड, गेस्ट, ऑथेंटिकेशन लेवल इज़ यूज़र, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमें ना लिस्ट करते हैं फाइल जो हमारी जो ब्लूप्रिंट स्कैन जो हम लोग ना इस nmap स्कैन के अंदर स्टोर किया था, वो यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है। नाउ अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने जो IP एड्रेस कॉपी कर रखा था उसको फिर से एक बार कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे ब्राउज़र में सिर्फ पेस्ट करके देखते क्या होता है। तो ये कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, डायरेक्टरी नॉट फाउंड, विच मीन्स के HTTP रन तो हो रहा है, पोर्ट 80 पे ओपन है, बट फिर भी ये बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी यही वाला जो IP एड्रेस है उसको पेस्ट करके हम लोग 8080 पोर्ट पे एक्सेस करेंगे। तो तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मेन जो वेब सर्वर है वो पोर्ट 8080 पे चल रहा है। जो पोर्ट 80 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस वो होस्ट करके रखा है, बट उन्होंने यहाँ पे कोई फाइल और डायरेक्टरी डाला नहीं है, ठीक है। तो मेन काम तो हमारा यहाँ पे पता चल गया है कि पोर्ट 8080 पे। तो लेट्स सी कि अभी हम लोग जो ये OS कॉमर्स 2.3.4 का जो डायरेक्टरी हमें मिला है उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं क्या है। तो यस, यहाँ पे ये बोल रहा है कैटेलॉग है और डॉक्स है, सेम चीज़ जो nmap ने भी हमें एनिमरेट करके बताया है यहाँ पे, कि उसको एक फ़ाइल मिली OS कॉमर्स, देन उसको फाइल के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर मिला जो कि है कैटेलॉग, और फिर एक फ़ोल्डर मिला जो कि है डॉक्स। अब एक एक करके हम लोग ये थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा देखते हैं जाकर अंदर कि यहाँ पे क्या है। तो कैटलॉग के अंदर जाते हैं पहले। थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा, कोई बात नहीं। और तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, वेलकम टू ई शॉप, वेलकम गेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि हाँ, डायरेक्टरी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि मे बी CRM बेस्ड होगा, जो कि OS कॉमर्स 2.3.4 को सपोर्ट कर रहा होगा। तो डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं है, हम लोग आगे चल के देखेंगे कि क्या है इस चीज़ का OS कॉमर्स का ताल्लुक इस सिस्टम के साथ में। तो अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हमें यहाँ पे पता चल गया कि OS कॉमर्स कैटलॉग है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, एक स्कैन परफॉर्म करते हैं, जिसके ना क्या करेगा वो स्कैन, जो डायरेक्टरीज़ है, हिडन डायरेक्टरीज़ है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरीज़ है या फाइल्स है, उसको ना क्या करेगा, एनिमरेट करेगा, इन्फॉर्मेशन उसकी गैदर करेगा। तो एक सिंपल सा स्कैन है जिसका नाम है टूल है DRB, उसको यूज़ करते हैं। सिंपल वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसका कॉमन जो उसके वर्ड लिस्ट फाइल है उसको यूज़ करेंगे, और हमारा टारगेट का IP एड्रेस दे देंगे उसको, या और जो पोर्ट पे जो रन हो रहा है ना वो दे देंगे। अब इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें और इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि ये OS कॉमर्स 2.3.4, ठीक है। फिर क्योंकि उसके अलावा हमें आगे और फाइल्स मिलेगी जो कि कैटलॉग और डॉक्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैटलॉग को स्कैन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं स्कैनिंग शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि DRB का वर्जन क्या है, डार्क रेवर ने प्रोवाइड किया। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द रॉन्ग नेम, डार्क रेवर, ओके। आई एम सो सॉरी, ओके। देन उसने वर्ड लिस्ट फाइल जो यूज़ किया है वो बोल रहा है कि मैंने डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट फाइल यूज़ किया है जो कि है कॉमन TXT, ठीक है। और URL बेस जो हमने प्रोवाइड किया है वो है कैटलॉग OS कॉमर्स ये वाली, एंड वर्ड लिस्ट जो फाइल है वो ये है common.txt, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने यूज़ किया है। हम अपनी भी वर्ड लिस्ट फाइल उसे दे सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से उसने स्कैनिंग शुरू कर दिया है, कैटलॉग के अंदर वो जा कर के देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो कुछ ही देर में हमें बताएगा। तो सी यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स और फोल्डर्स मिले हैं, जैसे एडमिन एडमिन एडमिन। आगे भी देखते हैं कि हमें कुछ और इंटरेस्टिंग मिलता है या नहीं मिलता है। सो गाइज़, ये थोड़ा टाइम लेगा, आप थोड़ा पेशेंस रखना इस चीज़ को कंप्लीट करने में। अभी फ़िलहाल इसने इतनी ही फाइल्स को, डायरेक्टरीज को इसने अभी तक के फाइंड आउट किया है। हम थोड़ा और वेट करते हैं, कुछ देखते हैं इंटरेस्टिंग हमें मिला या नहीं मिला। हम इसमें पॉज भी कर सकते हैं, आप इसे कंटिन्यू भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन यू गैदर। अभी सी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग फ़ाइल मिली कि डाउनलोड फ़ाइल भी एक है, ठीक है। 2-3 फाइल ऐसी कुछ मिली है मुझे जो कि इंटरेस्टिंग है। थोड़ा और देखते हैं आगे और क्या एक्सपोज्ड है सर्वर पे इनके, जो कि ओएस कॉमर्स के डायरेक्टरीज में हिडन है। इसने कुछ इमेजेस फाइल्स हमें बताया है कि डायरेक्टरी के अंदर कुछ इमेजेस फाइल्स भी है, इंक्लूड्स भी है, कुछ तो इंक्लूड कर रखा होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जस्ट जस्ट अभी उसने बताया हमें डीआरबी स्कैन ने कि इंस्टॉल डायरेक्टरी भी एक्सपोज है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है इंस्टॉल डायरेक्टरी। हमें इसे भी देखना होगा कि यहाँ पे क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे ही हमें ना, यहाँ पे हमारे पास में हो सकता है कि हमारा एक अटैक वेक्टर भी बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ अवेलेबल एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं, जो कि हम अभी सर्च करके देखेंगे सर्च एक्सप्लॉइट से, कि ओएस कॉमर्स का जो इस पर्टिकुलर वर्जन पे जो ये इंस्टॉल डायरेक्टरी जो कि एक्सपोज दिख रही है, वो मुझे काफ़ी वल्नरेबल लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, एक अटैक वेक्टर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। बट दैट्स इट, देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा और देखते हैं, स्कैन होने देते हैं क्या मिल सकता है और इंटरेस्टिंग। या आप चाहे तो आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं इस चीज़ को कंप्लीट करने में। मुझे यहाँ पे इंस्टॉल डायरेक्टरी और कुछ डाउनलोड्स डायरेक्टरी और ये एडमिन डायरेक्टरी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं। आप चाहे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इसको पॉज कर दिया है। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी यहाँ पे जो हमारी ये जो डायरेक्टरीज हमें एक्सपोज हुई है ना, उसको हम लोग ब्राउज़र पे एक एक करके जाके देखते हैं। जो कि पहले हम लोग शुरू करते हैं एडमिन से। तो यहाँ पे तो नहीं आया कुछ एडमिन, और एडमिन का लॉगिन पेज आ रहा है जो कि अनेबल टू कनेक्ट बता रहा है हमें। लॉगिन पेज एग्जिस्ट करता है इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। और देन एडमिन, तो यस, हमें वो दोनों तीनों डायरेक्टरीज जो होगी ना, वो एडमिन के लॉगिन पेज पे ही रिडायरेक्ट कर रही है, बट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट, ठीक है। डजेंट मैटर। अभी फिर हमें एक फ़ाइल मिली थी इंक्लूड्स, उसको टेस्ट करेंगे। तो एक्सेस फॉरबिडन बता रहा है, तो कोई बात नहीं। हमें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इंक्लूड्स डायरेक्टरी हमें मिली गई है, इंस्टॉल डायरेक्टरी मिली है, वो हिडन हो सर्वर पे, वो अवेलेबल नहीं हो डायरेक्टली। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं। तो या इंस्टॉल डायरेक्टरी पे तो यहाँ पे मुझे पूरा एक ख़जाना मिल गया है। यहाँ पे तो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे पूरा एक्सेस हो रहा है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इस यहाँ से हम लोग एक अटैक वेक्टर बना सकते हैं, और जिसमें मुझे पीएचपी का वर्जन बता रहा है, माई एसक्यूएल रनिंग बता रहा है, और सी यू आर एल ओपन एस एस एल सब ऑन है। तो ट्राई करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर ओएस कॉमर्स, इस पर्टिकुलर वर्जन V2 3.4 के बारे में थोड़ा सर्च एक्सप्लॉइट पे सर्च करके देखते हैं कि क्या कोई एक्सप्लॉइट कोड अवेलेबल है या नहीं है। तो सर्च एक्सप्लॉइट ओएस कॉमर्स, सिर्फ ओएस कॉमर्स लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ओएस कॉमर्स जो है, हमें ओएस कॉमर्स के जो एक्सप्लॉइटेशन कोड है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि 2.1 2.2 और देन 2.2 2.3 0.4 0.1 ऐसा सब मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई तो फाइल है जो होगी हमें यूज़फुल होगी। तो हमारा जो वर्जन जो चल रहा है ना, वो ये वर्जन चल रहा है 2.3.4। तो हम इन वर्जन्स में से ना 2.3.4.1 तक के हम लोग कोई भी एक्सप्लॉइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा वर्जन पे वल्नरेबिलिटी है। जैसे कि ये बोल रहा है मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ है, उसके अंदर जैसे करेंसी का एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी का एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, रिव्यू आईडी का भी हो रहा है,
फिर हम लोग आर्बिट्रेरी फाइल अपलोड, और देखो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग जो मुझे मिला ना, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जो कि ये दोनों चीज़ है। हम लोग क्या करेंगे ना, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का जो ये लेटेस्ट वाला जो 2 है उसको यूज़ करते हैं, 58128। हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं कि हम लोग RCE गेन कर सकते हैं या नहीं, हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं या नहीं सिस्टम को। तो लेट्स ट्राई इट। तो सबसे पहले तो मैं सर्च फ्लॉइट का जो फाइल है और उसका नंबर क्या है उसको कॉपी कर दूंगा, 5150.128.5। अब ये सीधा अपने डायरेक्टरी, जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे एम फ्लैग लिखना मत भूलना। या तो यहाँ पे जो मेरा जो एक्सप्लॉइट कोड है वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया। मैं एलएस करके देखता हूँ तो सी, यस, ऑलरेडी वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया। व्हाट वी सिंपली डू इज़, पहले तो हम लोग देखेंगे फाइल को ओपन करके कि इसके अंदर क्या है। तो 128.5, तो वीम से हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। एक्सप्लॉइट का टाइटल क्या है, ओएस कॉमर्स, एंड उसका वर्जन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। अब वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन व्हेन इंस्टॉल डायरेक्टरी, जो कि हम लोग ने देखा कि एक्सपोज्ड है सर्वर पे, wasn't removed by the server by the admin, ओके। तो यहाँ पे हमें एक अटैक वेक्टर बनता है कि हम लोग इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉइटिंग द इंस्टॉल PHP फाइल, process by injecting PHP payload into the database parameter and read the system command output from the configure.php। बेसिकली ये क्या बोल रहा है ना कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंस्टॉल डायरेक्टरी के अंदर है ना, हमारा एक PHP का पेलोड इंजेक्ट करने वाले हैं, और क्या करेंगे, जो डेटाबेस का पैरामीटर्स है ना उनको रीड करेंगे, सिस्टम के कमांड्स को आउटपुट फ्रॉम द कॉन्फ़िगर फाइल जो होगी ना PHP की कॉन्फ़िगर फाइल इंस्टॉल डायरेक्टरी में, उसको रीड करने वाले हैं। और हाँ, इसने नोट दिया है कि जो दिस RCE ना डजेंट नीड एन ऑथेंटिकेशन, इसको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। खाली बस ये बोल रहा है कि सिंपली URL में अपना ID दो, टारगेट का IP एड्रेस दो, और दैट्स इट। उसके बाद में और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो नहीं, इसने कुछ ऐसा एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ये बोल रहा है कि इसको कैसे रन करना है। तो पाइथन 3 यूज़ करो, OS कॉमर्स जो RC की जो फाइल का नाम होगा, जो कि हम लोग के पास ऑलरेडी ये फाइल का नाम है, तो वो यूज़ करो, और टारगेट का लोकेशन दे दो कि कहाँ पे तुम्हें ये परफॉर्म करना है, टारगेट एड्रेस, ठीक है। तो दैट्स इट, आपको इतना ही देना है इसको। तो अभी मैं ये इस चीज़ को, विम को क्लोज कर देता हूँ और क्विट करेंगे। अब क्या करना है, पाइथन 3 50.128.5, और फिर हमें क्या करना है ना, एड्रेस देना है। तो HTTP, और फिर हमारा जो टारगेट का IP एड्रेस था वो कहीं यहाँ पे ऊपर होगा, उसको कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा टारगेट का IP एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं कभी कभार, जो हमारे पोर्ट्स है उसको भूल जाते हैं और डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे हम लोग टारगेट करते हैं, बट हमारा पोर्ट 8080 पे रन हो रहा है, राइट, OS कॉमर्स, तो हमें उसे लिखना नहीं भूलना है। देन हमारा जो मेन फाइल जहाँ पे हमने ये DRB स्कैन किया था ना, उसी सेम URL को हम लोग वापस से लिख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, इतना पार्ट फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सिलेक्शन, देन यहाँ पे हम लोग नीचे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही हम लोग ये फाइल को रन करेंगे ना, देखते हैं ये फाइल एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सप्लॉइट्स रन नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ एरर आता है, बट डोंट वरी। तो सी, हमें एंटी अथॉरिटी सिस्टम मिल गया डायरेक्टली, जस्ट बिकॉज यूजिंग दिस फाइल, क्योंकि हमारी जो इंस्टॉल डायरेक्टरी थी वो एक्सपोज थी सर्वर पे, एडमिन भूल गया उसको हटाना, उस वजह से हमें डायरेक्ट रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का शेल मिल गया। इंस्टॉल डायरेक्टरी स्टिल अवेलेबल, द होस्ट लाइकली वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइट, टेस्टिंग द इंजेक्ट कमांड, ये बस टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करते करते उसे मिल गया कि एंटी अथॉरिटी रूट लेवल तक के एक्सेस मिल गया उसको, यानी एडमिन लेवल तक के एक्सेस मिल गया। अब हम लोग विंडोज़ के सिस्टम के अंदर है, तो हमारा LS कमांड काम नहीं करेगा यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें जो होगी ना यहाँ पे, जो ये ना अनस्टेबल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन शेल है, तो ये ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं है, तो जिस पे हम लोग ज़्यादा कमांड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टरी को स्कैन लिस्ट करते हैं, सी,
यहाँ पे हम लोग को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल डायरेक्टरी मिली। इंस्टॉल डायरेक्टरी के अंदर हम लोग इंक्लूड्स डायरेक्टरी के अंदर है, जिसके अंदर हम लोग को एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर फाइल मिला, फंक्शंस मिले, फंक्शन का डायरेक्टरी मिला। अब यहाँ पे ना हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लाइक सीडी करना चाहे हम लोग, चेंज डायरेक्टरी करके हम लोग सी फोल्डर में जाना चाहे तो मे भी शायद ना जा पाए। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्सप्लॉइट है ना, ये इतना स्टेबल नहीं है। हमें इससे ज़्यादा स्टेबल हम लोग को शेल चाहिए, सेशन चाहिए, जिसमें हम लोग हमारे अटैक वेक्टर को परफॉर्म कर सके सक्सेसफुली और प्रिविलेज को एक्सकलेट कर सके। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो चेंज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है हमारे पास एंटी ऑथोरिटी सिस्टम होने के बावजूद भी हम लोग रूट फ्लैग को या हैश फाइल्स को हम लोग रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। हम लोग अभी दूसरा तरीका, एक नया तरीका यूज़ करेंगे, अटैक वेक्टर बनाएंगे, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे मेटास्प्लॉइट का जो MSF कंसोल है उसे। तो क्विकली सर्विस स्टार्ट करो पोस्टग्रेस की, सर्विस पोस्टग्रेस SQL, आई एम सॉरी, स्टार्ट, और साथ में MSF कंसोल भी स्टार्ट कर दो, दोनों साथ में शुरू हो जाएगा। पासवर्ड मांगेगा आपको, पासवर्ड दे दो। तो यस, ये मेरा MSF कंसोल स्टार्ट हो गया है और डेटाबेस सर्विस भी स्टार्ट हो गई है। वर्क स्पेस लिखो, वर्क स्पेस में जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल 2 का एक्सप्लॉइट है जिस पे मैं काम कर रहा था वो है, डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है। हम लोग डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे। आपके इसमें हो सकता है आप MSF कंसोल पहली बार यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आपको डिफ़ॉल्ट दिखाई दे, डजेंट मैटर। आप वर्क स्पेस ऐड करेंगे, वर्क स्पेस ऐड, ए से ऐड करेंगे, -A, और वर्क स्पेस का नाम दे दो आप THM हाइफन या अंडरस्कोर दे दो, अंडरस्कोर दे देते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो वर्क स्पेस -THM अनगन कमांड। ओके, तो मेरे स्पेलिंग थोड़ा मैंने रॉन्ग लिख दिया, वर्क स्पेस -THM अंडरस्कोर ब्लूप्रिंट। तो ये हमारा एक वर्क स्पेस जो है ऐड हो जाएगा। वापस से प्रिंट करके देखते हैं वर्क स्पेस ऐड हुआ है या नहीं। तो यस, अभी हम लोग जो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में थे पहले, अब जब हमने नया वर्क स्पेस बनाया THM ब्लूप्रिंट, उसके अंदर हम लोग चले गए। तो अब हम लोग होस्ट को देखेंगे, नहीं है कुछ भी, सर्विसेज को देखेंगे, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम लोग ने जस्ट नया वर्क स्पेस बनाए हैं, इसके अंदर अभी हम लोग डेटा को स्कैटर करेंगे। तो याद है हम लोग ने शुरुआत में ही nmap की जो एक स्कैन फाइल थी, स्कैन बनाया था, nmap की XML फाइल थी जिसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी, राइट। तो ls करो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि THM फोल्डर के अंदर हम लोग थे, राइट। याद है आपको, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब भी आप नया टर्मिनल ओपन करो तो आप क्या करो, हमेशा नेविगेट कर लो उस फोल्डर में जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल कर देता हूँ, CD करेंगे, ls करेंगे, तो मैं ब्लूप्रिंट में CD ब्लूप्रिंट ls करेंगे तो जी, यस, मैं वापस से हमारे ब्लूप्रिंट फोल्डर में आ गया। ओके, नाउ अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लूप्रिंट स्कैन जो है ना, ये जो इसके अंदर जो XML फाइल के अंदर है ना, मेरा कुछ nmap का ना स्कैन का जो डेटा है ना वो स्टोर्ड है, उसको इंपोर्ट करना है मुझे MSF कंसोल के अंदर, ताकि मेरे जो ये होस्ट है और जो सर्विसेज है वो अपने अपने डेटा में स्टोर हो जाए। तो इंपोर्ट, सिंपली इंपोर्ट लिखो, आई एम सॉरी, DB इंपोर्ट लिखो, DB इंपोर्ट यानी डेटाबेस से इंपोर्ट करो। ठीक है, डेटाबेस इंपोर्ट कमांड है ये। देन फाइल का नाम लिखो ब्लूप्रिंट अंडरस्कोर स्कैन डॉट XML। ये इसने क्या किया, सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दिया डेटा को, XML डेटा को। अब क्या करो, होस्ट लिखो, तो C जो हमारा टारगेट IP एड्रेस था, जो कि हमारा OS नेम था, यहाँ पे इसने OS नेम रॉन्ग लिखा है, विंडोज़ 2000 नहीं है हमारा सर्विस। जो सर्वर है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ 7 है, राइट। हमने वही आइडेंटिफाई किया था। ओके, तो इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे OS नेम रॉन्ग है, कुछ मायने नहीं है इसका। सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज को हम लोग लिस्ट करेंगे, तो जो जो सर्विसेज हमने nmap ने डिटेक्ट किया था वो सारी सर्विसेज यहाँ पे आके सेव हो चुकी है। तो सी यहाँ पे पोर्ट 80 पे माइक्रोसॉफ्ट की HTTP API HTTP सर्विस रन हो रही है, 445 पे SMB सर्विस रन हो रही है, जो कि विंडोज़ 7 होम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना सिस्टम का। ठीक है,
माई एसक्यूएल सर्विस रन हो रही है, पोर्ट 8080 जो कि अभी जस्ट हम लोग ने DRB स्कैन से OS कॉमर्स के ऊपर एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है। उससे मैं एनिमरेशन किया था, उससे हमें पता चला कि इंस्टॉल फाइल जो है अवेलेबल है, ठीक है। इंस्टॉल डायरेक्टरी सर्वर पे एक्सपोज होना नहीं चाहिए था, उस वजह से हम लोग ने एक अटैक वेक्टर बनाया था जिससे हमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन शेल मिला। अब हमारा मेन ये काम ये है कि हमें एक स्टेबल सेशन चाहिए जिससे हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, राइट। तो जैसे ही हम लोग ने सर्च एक्सप्लॉइट पे OS कॉमर्स सर्च किया था, वैसे ही हम लोग अभी इस बार वापस से सर्च करेंगे MSF कंसोल के अंदर कि OS कॉमर्स के कोई मॉड्यूल्स अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, तो यस। तो OS कॉमर्स के मॉड्यूल्स को मैंने सर्च किया तो मुझे दो मॉड्यूल्स मिले, एक तो ये मिला और एक तो ये मिला। अब ये वाला जो है ना मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि अनऑथेंटिकेशन कोड एग्जीक्यूशन करके देगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये वाला जो OS कॉमर्स का जो ये वाला है मॉड्यूल, इसको रन करके देखते हैं। तो मैं बोलूँगा यूज़ वन। तो जैसे मैं यूज़ वन लिखूँगा यानी ये आईडी का नाम लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उस मॉड्यूल को अपने पास में यूज़ करेगा, ले लेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि नो पेलोड कॉन्फ़िगर्ड डिफ़ॉल्टिंग टू PHP मेटाप्रेटर रिवर्स डिलीट। अभी फ़िलहाल को PHP पे ही मेटाप्रेटर को रखते हैं, PHP पे ही रखते हैं। और थोड़ा सा इस मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं शो ऑप्शंस करूँगा। तो ये बोल रहा है कि शो ऑप्शंस में सेट करना पड़ेगा हमें आर होस्ट को, जो कि हमारा टारगेट IP एड्रेस होगा। फिर आर पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे, बट हमारा जो मेन प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है OS कॉमर्स का, वो पोर्ट 8080 पे रन हो रहा है, तो हमें इसे भी चेंज करना होगा। ये URI टारगेट URI बाय डिफ़ॉल्ट इसने बोला है कि कैटलॉग ओ इंस्टॉल पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेव करके रखा है, तो हमें पाथ को इंस्टॉल डायरेक्टरी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग फुल पाथ देंगे जिसमें OS कॉमर्स हम लोग अपेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर एल होस्ट जो है हमारे जो सिस्टम का जो IP एड्रेस है उसने ये वाला डिटेक्ट किया है, तो हम इसे चेंज करके हमारा जो VPN का IP एड्रेस है वो दे देंगे, और एल पोर्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम 4x4 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चेंज करते हैं। तो सेट जी अगर मैं लिखता हूँ तो ये ग्लोबल वेरिएबल में आर होस्ट स्टोर हो जाता है, तो जब भी मैं हर कोई भी मॉड्यूल यूज़ करूँ तो मैं आसानी से वो बार बार बिना चेंज करे यूज़ कर सकता हूँ। अपने टारगेट IP को मैं पेस्ट करूँगा, यस। फिर इसके साथ में हमें और क्या चेंज करना है, आर पोर्ट को चेंज करना है। तो सेट आर पोर्ट टू पोर्ट 8080, ठीक है। आर पोर्ट भी सेट हो गया। अभी जो टारगेट का जो मेरा URI है उसको भी सेट कर देता हूँ मैं फॉर सेफर साइड। तो मेरा टारगेट का URI क्या था, OS कॉमर्स कॉमर्स डैश 2.3.4, फिर कैटलॉग इंस्टॉल। तो सेट करने से पहले मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, तो OS कॉमर्स डैश 2.3.4 कैटलॉग इंस्टॉल, ठीक है। तो हम इसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो ओके, तो मैंने URI सेट नहीं किया, सेट URI OS कॉमर्स, ठीक है। मैंने सिर्फ सेट लिखा और URI नहीं लिखा, ओके। तो यहाँ पे मैंने URI भी सेट हो गई मेरी, ओके। आर पोर्ट सेट हो गया, आर होस्ट सेट हो गया। अब और क्या बचा, हमारा एल होस्ट सेट करना है। एल होस्ट हमारा जो VPN का IP एड्रेस है वही हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैं IF कॉन्फ़िग करके पहले निकाल लेता हूँ अपना VPN का IP एड्रेस। इसको मैंने कॉपी किया, सेट एल होस्ट, VPN का IP एड्रेस पेस्ट कर दिया, तो VPN का IP एड्रेस भी एल होस्ट में सेव हो गया। और पोर्ट एल पोर्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि ये एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है। तो रिवर्स TCP स्टार्ट हो गया है, TCP हैंडलर ऑन दिस पोर्ट विच इज़ अवर IP एड्रेस, एंड अपना IP एड्रेस का अपना जो ये 444 पोर्ट है उस पर रिवर्स TCP स्टार्ट हो चुका है। सेंड किया उन्होंने, स्टेजेस सेंड किया है टू द टारगेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक हैंडलर जो है मेटाप्रेटर सेशन 1 जो है वो ओपन हो चुका है, और हमें मेटाप्रेटर सेशन मिल चुका है। तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, एक सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो मेटाप्रेटर का
इनबिल्ट कमांड यूज़ करेंगे sysinfo, जिससे हमें बताएगा कि कंप्यूटर नाम नेम ब्लूप्रिंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एंटी ब्लूप्रिंट है, ठीक है। और जी यहाँ पे इसे हमें क्लियरली बता चुका है कि जो सिस्टम जो रन कर रहा है वो विंडोज़ 7 होम बेसिक एडिशन रन कर रहा है। ओके, तो अब हमें जो एग्जैक्ट और रियल वैल्यू जो हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मिली है वो है विंडोज़ 7, ठीक है। डजेंट मैटर जो हमारे वर्क स्पेस ने जो यहाँ पे लिखा था 2008, उससे हमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो कि रियल विंडोज़ सिस्टम जो रन हो रहा है वो विंडोज़ 7 है, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है वो i5-86 इंटेल का प्रोसेसर है ये, और उसके बेस पे ये जो सिस्टम है वो रन हो रहा है। और जो हमारा मेटाप्रेटर सेशन है, वो जो मेटाप्रेटर सेशन जो मिला है जो वो है PHP विंडोज़, ठीक है। तो ये जो सेशन है ना, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। हमें एक स्ट्रॉन्ग सेशन चाहिए जिसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही अपग्रेड नहीं कर सकते। और लाइक जो मेटाप्रेटर शेल टू मेटाप्रेटर सेशन जो इनबिल्ट जो मॉड्यूल है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करके हम लोग शेल टू मेटाप्रेटर नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, एक पेलोड बनाते हैं MSF वेनम से और अपलोड करते हैं। और फिर वो पेलोड से हम लोग यहाँ पे जो हैंडलर है, MSF कंसोल का हैंडलर है, वहाँ पे हम लोग सिस्टम को एक्सेस करेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा कैसे करना है। अभी फ़िलहाल हम लोग गेट UID करके देखते हैं कि हु आर द यूज़र, नथिंग फाउंड। तो इट मीन्स दैट क्या, वी आर नॉट द एंटी अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखते हैं वेयर वी आर। तो हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है जहाँ पे हम लोग ने अभी एक्सप्लॉइट किया। लेट्स से कि हम लोग चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टरी को, वी कैन ईजिली डू दैट हियर। तो ls करेंगे तो या डायरेक्टरी चेंज हुई मेरी, मैं C ड्राइव में आ गया। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है जो कि यूज़र फाइल्स है, और भी हैं XAMPP फोल्डर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि cd users ls। तो यस, मैं चेंज किया डायरेक्टरी को, तो यूज़र्स डायरेक्टरी के अंदर आ गया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एडमिन यूज़र है, ऑल यूज़र है। ट्राई करते हैं, यहाँ पे लैब यूज़र भी दिख रहा है। ट्राई करते हैं हम लोग एडमिन यूज़र के पास जाने की, एडमिन यूज़र के डायरेक्टरी के अंदर, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर। तो आई गेस वी आर इन द एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी, यस। सो ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी तो हम लोग ने एक्सेस की है, विच मीन्स वी आर द रूट यूज़र और एंटी अथॉरिटी सिस्टम, ठीक है। Now what we do is we get into the desktop or document directory or downloads directory. So let's say cd desktop ls. Oh yeah, we got the root file. Okay, so currently we are the anti-authority system where we can access the uh, file. Okay, so right now we are in the root desktop folder and we can print the root file. Okay, so cat root.txt. So yes, we found the uh, root file, root directory flag. Okay, so let me just copy and paste it to the TryHackMe Blueprint root field. Okay, so yes, let's verify. Yeah, I got the correct answer, ठीक है। नाउ अभी हमें लास्ट लैब यूज़र के NTLM हैश को डिक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए हमें हैश फाइल को जनरेट करना पड़ेगा। तो ls लेट्स से हमारे पास में जो इनबिल्ट हैश डंप जो कमांड है जो कि मेटाप्रेटर हमें प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हैश डंप है ना, वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रिविलेज एस्केलेशन लगेगा। ऑलरेडी वी आर द रूट यूज़र, वी आर द एडमिन यूज़र, बट आई हैव सेड अर्लियर कि ये जो मेटाप्रेटर सेशन है वो स्टेबल नहीं है। तो व्हाट वी डू इज़, हम लोग एक स्टेबल मेटाप्रेटर सेशन हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, MSF वेनम को यूज़ करेंगे, और जिससे हमारा MSF वेनम क्या करेगा, एक पेलोड जनरेट करके देगा हमें। वो पेलोड को हम लोग यूज़ करके ना एक स्टेबल मेटाप्रेटर सेशन हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है।
ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में हम लोग पहले तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्टरी चेंज करेंगे, cd-thm, फिर उसके बाद में हमारी डायरेक्टरी का नाम था ब्लूप्रिंट। फिर उसके बाद में हम लोग ls करेंगे, हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उसमें देखेंगे हैं। ओके, देन अभी यहाँ पे हम लोग है ना एक पेलोड जनरेट करने वाले MSF Venom से। तो MSF Venom और हमारा जो सिस्टम है वो विंडोज़ है, राइट। तो हम लोग विंडोज़ फाइल को जनरेट कर रहे हैं, विंडोज़ मेटाप्रेटर रिवर्स TCP, और एल होस्ट हमारा सेट करेंगे, जो कि हमारा इन जो VPN का IP एड्रेस है उस पर। तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे VPN का IP एड्रेस दिख रहा है, तो 1.68.43.183 ये हमारा VPN का IP एड्रेस है। अच्छा, ऑलरेडी हमारा ना पोर्ट जो है वो 444 वो ऑलरेडी रन हो रहा है, तो हम वो वाले पोर्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग चेंज कर देते हैं पोर्ट को 555, ठीक है। और फिर एक फ़ाइल फॉर्मेट होगा जो कि exe फॉर्मेट होगा। आउटपुट हम लोग निकालेंगे एक विंडोज़ पेलोड, तो ब्लूप्रिंट .exe के नाम से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एंटर करेंगे तो हमारा जो वेनम है MSF Venom वो पेलोड को जनरेट कर देगा। ls करेंगे तो या ब्लूप्रिंट exe फाइल जो है हमारी जनरेट हो चुकी। what we do is now we upload this file into that existing Metapreter session। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना क्या करते हैं, cd करते हैं, C फोल्डर में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir यूज़ करके, एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम हम लोग दे देंगे temp, और फिर cd करते हैं temp के अंदर, ठीक है। ls करते हैं तो temp डायरेक्टरी के अंदर कोई एंट्री नहीं है अभी। यहाँ पे हम लोग करेंगे अपलोड करेंगे हमारा जो ये फाइल है ना blueprint.exe, इस फाइल एग्जीक्यूटेबल को फाइल को हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ब्लूप्रिंट लिखो यहाँ पे फाइल का नाम blueprint.exe, तो ये अपलोड हो गई ये फाइल हमारी सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना होगा इस फाइल को, बट हम अभी इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम लोग एक सेशन जो हमारा जो अभी अपन ने बनाया ना यहाँ पे एक और एक MSF कंसोल का सेशन ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मल्टी हैंडलर, ठीक है। मल्टी हैंडलर को यूज़ करें, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, हैंडलर, ठीक है। तो मल्टी हैंडलर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टू जेनरिक शेल रिवर्स TCP, बट वी डोंट यूज़ दिस, वी विल यूज़ दिस पेलोड। ओके, ये वाला पेलोड को हम लोग को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जो कि ऑलरेडी हमने जनरेट कर चुका था मेटाप्रेटर के लिए, ठीक है। तो हमें उसी को यूज़ करना होगा, तो यूज़ पेलोड, सॉरी सेट पेलोड, ठीक है। विंडोज़ मेटाप्रेटर रिवर्स TCP, ठीक है। पेलोड सेट हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, एल होस्ट को सेट करना है जो कि हमारा IP एड्रेस है VPN का। तो VPN का IP एड्रेस ट्यून, ऐसा TUN और 0 लिख दोगे तो वो भी सेट कर देता है, अदरवाइज सेफर साइड रहना है तो एल होस्ट, और हमारा जो IP एड्रेस है यहाँ पे उसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। चाहे आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, आपका IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। ओके, देन आप सेट करोगे, एल होस्ट सेट हो गया। अब एल पोर्ट आपको सेट करना है, एल पोर्ट आपने 555 यूज़ किया था उसे आप सेट कर लोगे, जो कि आपने यहाँ पे एल पोर्ट सेट किया था। नाउ दैट्स इट, आप क्या करोगे, अब एक्सप्लॉइट कर दोगे। यहाँ पे ना एक हैंडलर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ जाना है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिवर्स TCP स्टार्ट हो चुका है हैंडलर, ठीक है। अब यहाँ आना है हमारे पुराने वाले मेटाप्रेटर सेशन में, एग्जिस्टिंग सेशन में, जहाँ पे हम लोग ने ब्लूप्रिंट exe फाइल को अपलोड किया था, उसे एग्जीक्यूट कर देना है। तो एग्जीक्यूट -f लिखो, blueprint.exe, तो प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया हमारी blueprint.exe फाइल। नाउ कम बैक टू द
या तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेंडिंग स्टेज, वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद में ये बता रहा है कि सेंडिंग स्टेज इज टू द टारगेट आईपी एड्रेस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। या वी गॉट द मेटाप्रेटर सेशन। ठीक है, नाउ सिस इन्फो से चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। तो यस, आवर सिस्टम इंफॉर्मेशन इज दिस, ओएस जो हमारा विंडोज 7 है, कंप्यूटर नेम ब्लूप्रिंट, एंड नाउ आर्किटेक्चर इज x86, जो कि विंडोज़ का आर्किटेक्चर और मेटाप्रेटर का आर्किटेक्चर जो है वो सेम है। ठीक है, नाउ हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, गेट यूआईडी देखते हैं, हु इज़ द यूज़र, द एंटी अथॉरिटी सिस्टम। ठीक है, now we have the stable metapreter session. Now we can also hash dump our lab user admin also. Okay, so let me type the hash dump, which is the existing by default metapreter command. ठीक है, तो हम लोग ये hash dump को use करेंगे. So yeah, we got the hashes of the other users also, administrator, guest, and lab. Now what you can do is, it's now your turn to crack this password, crack this NTLM hash and submit it. Okay, so that's it for the video, guys. Thank you so much for watching my video. Also, I have written the blog on Medium, the same for the Try Hack Me Blueprint machine. You can also read that blog. It is very interesting blog and I have written in a simple words, so do give a try for that also. Thank you so much for watching this video. If you have watched this video so far, thank you very much.